हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पहले हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट टाइटल को। तो इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो सेक्शन 1 में दिया हुआ है। इसमें क्या कहता है कि इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहा जाएगा। और शॉर्ट टाइटल किस लिए ज़रूरी है किसी भी एक्ट में, क्योंकि वो यूज़ होता है, ठीक है ना। जो भी फॉर्मल नेम पकड़ के हम लोग यूज़ करते हैं लीगल एंड जनरल कॉन्टेक्स्ट्स में। फिर आता है इसका एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब ये कहाँ तक लागू होता है। तो ये ओरिजिनली अप्लाई होता था इंडिया में, और इसका एक्सेप्शन था क्या, जो टेरिटरीज है अंडर द गवर्नेंस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, उसमें ये लागू नहीं था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस 47 के बाद में ये अभी पूरे इंडिया में लागू है। ठीक है, और आफ्टर द आर्टिकल 370 उसमें क्या हुआ था, जो अभी सारे एक्ट्स है जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे। ठीक है, फिर आते हैं इसके कमेंसमेंट में। इसके कमेंसमेंट में देखो, ये जो एक्ट है ये कब फोर्स में आया, 1 जुलाई 1882। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से डेट को याद रख लेना। और इम्पोर्टेंट क्यों है इसका कमेंसमेंट, क्योंकि बिफोर कमिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑल द property related matters were dealt by the customary laws। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब जहाँ पे टीपी एक्ट नहीं लागू होगा। तो वो कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं, देखो। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स दैट हैपन ऑटोमेटिकली सच एज थ्रू इनहेरिटेंस और इंसॉल्वेंसी। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर इनहेरिटेंस में मिलता है ना, जैसे कि ग्रैंडफादर का ज़मीन था, फिर पापा को मिला, फिर पापा के बाद बच्चे को मिलेगा, वो होता है इनहेरिटेंस। मतलब जहाँ पे कोई विल नहीं होगा, ठीक है, कोई गिफ्ट डीड, कोई सेल डीड, या कोई लीज डीड, मतलब विदाउट डीड अगर कुछ भी होगा ना, तो वो सब क्या होगा, वो सब इसके अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल पे देख लो। व्हेन अ पर्सन डाइज इंटेस्टेट, मतलब कोई व्यक्ति जब मर जाता है और विदाउट मेकिंग एनी विल, द प्रॉपर्टी पासेस टू हेयर्स, मतलब जो इसके उनके परिवार के लोग हैं उनको मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी लॉ। और सक्सेशन भी हमारा यहाँ पे किससे लागू होता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है, डील करता है जो भी टेस्टामेंटरी सक्सेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सारे नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं एग्जाम पर्पस में, वो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो पे देख लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता पहले वो देख लो। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। अब स्टैंडिंग टिम्बर माने क्या होता है, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है कोई भी ऐसा, मतलब आप ऐसे समझो कि कोई भी ऐसा पेड़, ठीक है, जिसका पर्पस क्या है कि आखिर में वो बेचा जाएगा। ठीक है, उसका लकड़ी बनेगा फर्नीचर के लिए, या कुछ भी उसका पर्पस होगा कि उसको बेचा जाएगा। जैसे कि पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा, चंदन का लकड़ी होता है ना, चंदन के तो फल नहीं खाएंगे कोई, उसका लकड़ी का वैल्यू है, तो इसलिए वो स्टैंडिंग टिम्बर के अंडर में आ जाता है। और अगर मान लो अभी आपके घर में एक मैंगो ट्री है, ठीक है, जिससे आप फ्रूट्स लेते हो मैंगो ट्री से, तो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है फ्रूट्स देना, मतलब उसका पर्पस है मिट्टी से जुड़े रहना, तो वो हो जाएगा आपका इमूवेबल। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद में देखो, इसको क्यों डिफाइन किया गया, क्यों डिफाइन किया गया, या इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी किस किस चीज को मानते हैं। तो मानते हैं तो सबसे पहले लैंड आ ही गया। फिर लैंड के रिलेटेड जो बेनिफिट्स आते हैं ना लैंड से, वो भी, जैसे कि किसी जमीन के नीचे से कोई मिनरल्स निकालना हो, ठीक है, उस जमीन का लीज, वो सब इमूवेबल होता है, मूवेबल नहीं होता है। और थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, कोई भी पेड़ जो अर्थ से अटैच्ड हो, या फिर कोई बिल्डिंग ब्रिज, ठीक है, वो सब कुछ क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो एक बढ़िया सा एग्जांपल है, सेल ऑफ मैंगो ट्री विथ रूट्स इंटेक्ट क्वालिफाइज एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई छोटा सा आम का पेड़ है, उसका जड़े समेत आपको बेचा गया ना, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा। ठीक है, और जो कोई भी कट कट वुड होता है ना, मतलब आप वुड को कट के बेचते हो, कोई टिम्बर है, वो सब क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये मूवेबल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखते हैं एक्शनेबल क्लेम। ये थोड़ा टेक्निकल है, मतलब
कुछ कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होता है, लेकिन बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो देख लो, एक्शनेबल क्लेम एक्चुअली क्या है। आप इसको मॉर्टगेज से मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, मॉर्टगेज में क्या होता है, एक आदमी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी और से लोन लेता है। जो किसी और से लोन लेगा, तो विदाउट सिक्योरिटी में तो नहीं होगा। मॉर्टगेज में क्या होता है, सिक्योरिटी दिया होता है कि तुम्हारा जायदाद का डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी दे दो और मेरे से पैसा लेके जाओ, और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा मॉर्टगेज में, ठीक है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं होता। देखो, एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी refer to a right that can be enforced through a civil suit excluding immovable property. Example, a claim for unpaid rent or loan recovery is an actionable claim. मतलब आप किसी को लोन दिया हो ना, तो वो लोन आप रिकवर करोगे ना, जो आपका राइट है उससे लोन रिकवर करने का, उसी को हम लोग एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना काफ़ी है, लेकिन बाद में मैं वीडियो बना दूंगा एक्शनेबल क्लेम के ऊपर अच्छे से, पूरा मतलब एक वीडियो अलग से होगा एक्शनेबल क्लेम के ऊपर। फिर देख लो आप नोटिस। नोटिस क्या होता है, नोटिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्चुअल नोटिस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नोटिस मतलब संज्ञान, किसी चीज का आपको संज्ञान होना। तो देखो, व्हेन अ पर्सन हैज डायरेक्ट नॉलेज ऑफ इफेक्ट, जब आपको किसी चीज का डायरेक्ट नॉलेज होता है, तो आपको आप क्या कहेंगे कि मेरे को एक्चुअल नोटिस है, आपको खुद से पता है उस चीज के बारे में, ठीक है। देखो, इफ ए बायर एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म्ड अबाउट एन एनकम्बरेंस ऑन अ प्रॉपर्टी बिफोर परचेज, अगर कोई बायर है, उसको प्रॉपर्टी के बारे में सारे चीज मालूमात है खरीदने से पहले, तो हम कहेंगे कि उस आदमी को एक्चुअल नोटिस है उस जमीन के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है कि इम्प्लाइड नॉलेज, माना जाएगा कि आपको नॉलेज है, ठीक है ना। इट विल बी implied that you have certain knowledge over certain property और certain land और something else, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। if a property has a registered mortgage, a diligent buyer is expected to check property records, ठीक है ना। अभी एक प्रॉपर्टी आप खरीदने जाओगे, तो आपसे तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि आप उस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से मतलब रिसर्च करोगे, अच्छे से इंक्वायरी करोगे कि इस प्रॉपर्टी में किसी को मॉर्टगेज तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे तो है, सब कागजात जो है, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो है सही तो है, वो सब तो आप देखोगे ना। तो इसे कहेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो चलो वीडियो एंड करते हैं अभी। 7-8 मिनट का वीडियो है, आराम से आप लोगों को इंट्रो पार्ट समझ में आ जाएगा, और बाकी जो है दूसरे लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे के सेक्शंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।